नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आज के इस सेशन में हम क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 2-3 लेक्चर एक क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम को देख लिया। तो आई होप कि आपने वो सारी वीडियो देखे होंगे और उसका नोट्स भी आपने बनाया होगा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के अगले पॉइंट के बारे में। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होगा। तो हमने पता किया कि क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप को डिसाइड करना, किसी भी एरिया का डिसाइड करना, एक प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के साथ चलना क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। और उसी जब प्लानिंग में हम किसी प्रकार के मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज का हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि अदर रिसोर्सेज का हो, दोनों का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है क्रॉपिंग सिस्टम और मैनेजमेंट का। उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट का उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम कह देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्रॉपिंग मैनेजमेंट या फिर क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, क्या इसके कंपोनेंट है, सारी बातें हमने कर लिया। अगर आप सेशन में नए हैं और आपको पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें कब हो गई है, हमें पता नहीं है, तो आप एक बार पीछे वाली जो वीडियो है उसको जाइए और देखिए और देखकर समझिए कि क्या हमने बताया है, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। अब उसी दौरान जब हमने बात किया था कि क्रॉपिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोक्रॉपिंग, एक मल्टीपल क्रॉपिंग, एक हमने बात किया था फरो एंड फरो रोटेशन क्रॉपिंग। फिर हमने बात किया कि जो मोनोक्रॉपिंग होता है उसमें 3 चीज़ें हमें याद रखनी होती है। एक तो होता है सोल फार्मिंग या सोलो क्रॉपिंग कह देते हैं, जो फील्ड में एक ही क्रॉप लगा हुआ है एक टाइम के लिए, उसे हम सोल क्रॉपिंग कहते हैं। अब हम बात करें कि मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग, तो ये भी हमने बता दिया। दूसरा जो हमारा टाइप था वो था मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब था कि एक फील्ड में 2 या 2 से अधिक फसल लगा रहे हो या 2 या 2 से अधिक सीजन का यूज करके एक साल के अंदर में जो भी आपने क्रॉपिंग बनाया है उसको आप कहते हो क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हो। अब उस मल्टीपल क्रॉपिंग के अगर हम बात करें तो उसका भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक पैरेलल क्रॉपिंग होता है, एक सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। पैरेलल क्रॉपिंग में हमने डिस्कशन किया था कि एक्चुअल में पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है। फिर हमने सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग में डिस्कशन किया था कि सीक्वेंशियल क्या होता है। पैरेलल में भी हमने अलग अलग डिवीजन किया था, जिसमें हमने मिक्स क्रॉपिंग के बारे में, इंटर क्रॉपिंग के बारे में, फिर इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, तमाम वो सारे क्रॉपिंग सिस्टम हमने देख लिया। अब दूसरा जो हमारा टाइप है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल इंटर क्रॉपिंग, तो अब हम सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी फॉर डैट कि हमने इंटर क्रॉपिंग बोल दिया, लेकिन हम किसके अंदर पढ़ेंगे, अब सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर में पढ़ने वाले हैं। देखो ये 2 प्रकार के हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग जो हमने तमाम चीज़ें वहाँ पे पढ़ा है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस का मतलब है कि एक सीक्वेंस में ग्रो करना। पैरेलल का मतलब होता है कि उसकी लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं वो इंटरेक्शन रख रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। हो सकता है कि पूरे लाइफ टाइम इंटरफेयर करे, हो सकता है कुछ टाइम ही इंटरफेयर करे, उसे हम पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। और जब हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं उसकी लाइफ टाइम, जैसे एक खत्म हुआ फिर दूसरा लगाया फिर तीसरा लगाया, जैसे मान लो कोई फील्ड है तो खरीफ के सीजन में क्रॉप लगाया, फिर रबी में लगाएंगे, फिर जायद में लगाएंगे, तो ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है। पैरेलल का मतलब होगा कि एक फील्ड में 2 क्रॉप लगा है, पैरेलल ग्रो हो रहा है, साथ में ग्रो हो रहा है, चाहे वो उसकी लाइफ के पूरे टाइम साथ में ग्रो हो या फिर कुछ टाइम तक हो। अब पैरेलल क्रॉपिंग के अंदर में हमने मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, उसके टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। आई होप कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि पैरेलल क्रॉपिंग के टाइप्स हम नहीं देखेंगे, अब हम सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होता है सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक वर्ष के अंदर में, एक भूमि के अंदर में 2 या 2 से अधिक क्रॉप एक सीक्वेंस वाइज जब हम ग्रो करते हैं तो उसे हम सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अगर इसे परिभाषा के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इन which 2 or more crops are grown in the sequence on the same pieces of the land in the year fixed time and period। कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए, जब वो समय फिक्स होता है उसके साथ साथ हम अलग अलग क्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। चलिए अब हमें ये पता चल गया। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, जैसे मान लो हमारे पास 3 सीजन है, हमने रबी में, खरीफ में, जायद में, खरीफ में, रबी में, जायद में, ये एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको कहेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग।
अब फिर से वही बात, वो सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग, उसी का एक छोटा सा टाइप सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन द सीक्वेंस ऑन द आफ्टर टाइम, यानी कि आफ्टर सेम पीसेस ऑफ द लैंड इन द ईयर। एक साल में एक जगह पे अलग अलग क्रॉप का रोटेटेड करते रहना, सीक्वेंस वाइज लगाना, वो सीक्वेंस क्रॉपिंग कहलाता है। सीक्वेंस क्रॉपिंग देयर आर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। अनुक्रमिक फसल के नाम से जाना जाता है। तो अनुक्रमिक फसल 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, दोहरी फसल, तिहरी फसल या तीसरी फसल कह देते हैं। उसके साथ साथ संगन कृषि पद्धति भी कह देते हैं। पहला डबल क्रॉपिंग, दूसरा ट्रिपल क्रॉपिंग, और हमारे पास एक हो जाता है क्वाड्रप क्रॉपिंग। देखो डबल में तो खुद ही समझ में आ रहा है कि एक सीजन में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को लगा लो, डबल क्रॉपिंग। 2 क्रॉप लगा रहे हो एक सीजन के अंदर में, डबल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग से खुद ही समझ में आ रहा है कि तीनों सीजन का यूज कर लिया आपने, ट्रिपल क्रॉपिंग हो गया। अब एक होता है क्वाड्रप क्रॉपिंग। क्वाड्रप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक ही हमारे पास जमीन है, 3 सीजन है, उस तीनों सीजन में हमने 4 क्रॉप लगा लिया, 4 हमने पैटर्न लगा लिया, 4 क्रॉपिंग सिस्टम कर लिया, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रप क्रॉपिंग। अब ये कैसे सक्सेस होगा 4 क्रॉप, इसके बारे में भी बात करेंगे। आते हैं 1 बाई 1 समझते हैं। 1 बाई 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास, अच्छा इसके किसके टाइप पढ़ रहे हैं? सिक्वेंशियल का। फर्स्ट अगर हम बात करें कि पहला हमारा क्या होगा, तो पहला डबल क्रॉपिंग है। डबल क्रॉपिंग में कुछ हमें नहीं समझना है कि एक हमारे पास क्या है, जमीन है, 2 हमारे पास सीजन है, 3 सीजन है, जिसमें से 2 सीजन को हम यूज करेंगे, उसे हम डबल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि 2 क्रॉप ऑन द ग्रोइंग इन द सीक्वेंस ऑन द सेम पीसेस ऑफ द लैंड इज नोन एज, क्या हो जाएगा? डबल क्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल क्रॉपिंग हो जाएगा, पहली चीज। ट्रिपल क्रॉपिंग का मतलब है कि 3 क्रॉप हम लगा रहे हैं एक साथ फील्ड में, तो उसे हम ट्रिपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये वहीं पे सक्सेस होगा जहाँ पे इरिगेटेड होगा। अब इसी बात है, जहाँ इरिगेटेड होगा वहाँ पानी ज़्यादा होगा तो हम ग्रो कर सकते हैं। तो 3 क्रॉप इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर में 3 क्रॉप हम ग्रो कर लेते हैं ओनली इन इरिगेटेड कंडीशन। जैसे कि सोयाबीन ग्रो कर लिया हमने, वीट ग्रो कर लिया, उड़द ग्रो कर लिया, या फिर राइस ग्रो कर लिया, फिर वीट ग्रो कर लिया, फिर ग्राउंडनट ग्रो कर लिया। ये हमारा क्या कहलाएगा? ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाएगा। तो डबल एक फील्ड पे 2 क्रॉप ग्रो कराना दोनों सीजन में। ट्रिपल यानी कि एक फील्ड पे तीनों सीजन का हमने यूज किया, 3 सीजन यूज कर लिया, 3 क्रॉप लगा लिया, उसे हम क्या कह देंगे? हम ट्रिपल क्रॉपिंग कह देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रप क्रॉपिंग। क्वाड्रप क्रॉपिंग क्या होता है? क्वाड्रप क्रॉपिंग के बारे में हमने बात किया कि एक साल के अंदर में उसी जमीन पे 3 सीजन है हमारे पास। चलिए, तो क्वाड्रप क्रॉपिंग क्या है? क्वाड्रप क्रॉपिंग का मतलब होता है कि 4 क्रॉप लगाना एक ही साल के अंदर में। अब ये भी कहाँ संभव होगा? जहाँ इरिगेटेड कंडीशन होगा वहाँ पे संभव होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो आपने सोयाबीन लगा लिया, मेथी लगा लिया, व्हीट लगा लिया, उसके साथ साथ ग्रीन ग्राम लगा लिया। अब ये कैसे संभव होगा? आप खुद सोचो, जब आप सोयाबीन लगाए थे, जब आपका सोयाबीन लगा हुआ था, तो सोयाबीन का फसल किसी भी कारणवश नुकसान हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एले क्रॉपिंग हमने पढ़ा था। एले क्रॉपिंग में क्या था कि 15 दिन पहले आप जो पहला फसल काटने जा रहे हो उससे पहले दूसरे फसल को 15 दिन पहले लगा लो। तो एले क्रॉपिंग का यूज करके हम 4 क्रॉप नहीं यूज कर सकते। मान लेते हैं कि हमने रबी में कोई क्रॉप, खरीफ में कोई क्रॉप लगा दिया, अभी हार्वेस्ट होने वाला है, इससे पहले हम क्या करते हैं? दूसरा क्रॉप लगा लेते हैं। अब दूसरा क्रॉप लगाएंगे तो 15 दिन ये यहाँ से बच गया, 15 दिन यहाँ से निकाल लेंगे, 15 दिन यहाँ से निकाल लेंगे, 15 दिन यहाँ से निकाल लेंगे, 2 मंथ का ये समय निकल जाएगा, एक सीजन हमारे पास आ जाएगा। तो 4 क्रॉप अगर हम ग्रो कर लेते हैं एक सीजन के अंदर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रप क्रॉपिंग कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। तो ये हमारा सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का टाइप्स हो गया, जो कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग समाप्त होता है। एक तो मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा हमारे पास था रेटूनिंग, या फिर हम रेटून क्रॉप के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हमारे पास फरो एंड फरो रोटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें भी जैसे क्वाड्रप क्रॉपिंग में हम पढ़ रहे थे, तो इसमें भी एक क्रॉप आता है जिसे हम रेटून क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे रेटून क्रॉप का मतलब क्या होता है? रेटूनिंग जिसे कहते हैं, रेटून क्रॉप कहते हैं। रेटून क्रॉप का मतलब होता है कि क्रॉप में वो क्षमता जो फिर से रीग्रोथ हो रहा है, और रीग्रोथ होने के बाद फिर से हम उसका प्रोडक्शन ले पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेटूनिंग क्रॉप। ये सिर्फ किसी किसी क्रॉप में ही स्पेशलाइजेशन होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे रेटूनिंग क्रॉप का एग्जाम्पल, तो वो शुगर केन होता है। जैसे मान लो शुगर केन का आपने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद जब आप छोड़ देते हो, सॉइल में थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर से उसी डंठल से, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं, तो वो जो रिड्यूस पार्ट है उससे क्या होगा? फिर से दूसरी प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब वो दूसरा प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रिटर्निंग क्रॉपिंग। ठीक है, तो रिटर्निंग क्रॉपिंग जो होता है ये अक्सर शुगर केन में देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ अदर क्रॉप भी है जहाँ पे आपको रिटर्निंग।
ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ आफ्टर द हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जब जो रीग्रोथ हो रहा है उसका जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम रेट्यूनिंग या रेट्यून क्रॉप कहते हैं। इसको याद रखेंगे कि रेट्यून क्रॉप के साथ साथ इसको हम इंटेंसिव क्रॉप के अंदर भी डाल देंगे। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव बताया नहीं था कि हमारे पास जो क्रॉपिंग होता है, जैसे एक तो एक्सटेंसिव क्रॉपिंग होता है, एक इंटेंसिव होता है। आगे हम टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, जब कल से स्टार्ट करेंगे या परसों से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव क्रॉपिंग क्या होता है। इंटेंसिव का मतलब होता है कम जमीन है हमारे पास पर यूनिट एरिया, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, इसे इंटेंसिव क्रॉप कहते हैं। हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और आसानी से हम क्रॉप लगा रहे हैं, किसी प्रकार से हम उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, लो इनपुट आ रहा है, उसको हम एक्सटेंसिव क्रॉप कह देते हैं। अब जैसे कि शुगर केन हो गया, हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बनाना हो गया, उसके साथ साथ पाइनएप्पल हो गया, रेड ग्राम हो गया, ओकरा हो गया, जिसे हम, तो ये सब क्रॉप क्या कहलाएगा? रेट्यूनिंग क्रॉप कहलाएगा। तो रेट्यूनिंग क्रॉप यहाँ पे हमने समझ लिया, चूंकि हमने मल्टीपल क्रॉपिंग ले रहे थे ना, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अब हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? समाप्त होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन सा क्रॉपिंग? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉरो या फिर फॉरो इन रोटेशन। आप जानते हैं जैसे हम रोटेशन क्रॉप या रोटेशन क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दो हम कह सकते हैं कि टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, एक क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है, उसको भी हम निकालने वाले हैं। तो ये पार्ट हम इसी में पढ़ेंगे। तो फरो एंड फरो रोटेशन का फरोइंग एंड फरो इन रोटेशन का मतलब होता है कि ये ड्राईलैंड एरिया में किया जाता है जहाँ पानी का बहुत कमी होता है, और पानी का कमी है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेनफॉल वहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। और वैसे कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? ड्राई कंडीशन कह देते हैं, ड्राई एरिया कह देते हैं। एरिड एंड सेमी एरिड में ज़्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो क्रॉप ही लेते हैं पूरे 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर में, कितने साल के अंदर में? 3 साल के अंदर में हमने दो क्रॉप लिया। जैसे मान लो हमारे पास एक 2026 है, एक 2027 है, एक 2028 है। अब 26 में हमने क्या किया? एक सीजन में हमने क्रॉप ग्रो कर लिया, और दो दो सीजन को हमने क्या कह दिया? ब्लैंक छोड़ दिया, इसी तरह खाली छोड़ दिया। फिर रबी में हम क्या करेंगे? सॉरी, 2027 में हम क्या करेंगे? खरीफ में लगा लेंगे, रबी और जायद को छोड़ देंगे। फिर 28 में हम किसी भी प्रकार के क्रॉपिंग नहीं लेंगे, किसी प्रकार के क्रॉप नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। तो इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप कम कर सकते हैं। तो 3 साल के अंदर में अगर सिर्फ आप दो क्रॉप ले रहे हो, उसी को आप कहते हो फॉरोइंग या फॉरो इन रोटेशन क्रॉप कहते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि होता क्या है, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि ये ब्लैंक सीजन या फिर ईयर हम छोड़ते हैं, उसी को हम फॉलोइंग कहते हैं। फॉलोइंग मतलब नहीं होता है कि ये जमीन आज हम फॉरो छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिए, तो वो होता है फील्ड लेफ्ट ब्लैंक विदाउट एनी क्रॉप। फील्ड ऐसे ही पड़ा रहता है बिना किसी क्रॉप का। ये हेल्प करता है सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेन करने में, क्योंकि हमारे पास पानी ज़्यादा नहीं है। अब पानी ज़्यादा नहीं है तो सॉइल के वो सारी न्यूट्रिएंट क्या होगा? डिजोल्व ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उस तरह से हम ज़्यादा अगर क्रॉप लेते हैं तो हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। सबसे ज़्यादा तो प्लांट को न्यूट्रिएंट डिजोल्व करने का काम करेगा, फिर प्लांट न्यूट्रिएंट वहाँ से रूट हेयर के माध्यम से एब्जॉर्ब करेगा। उस केसेस में अगर हमारे पास पानी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, कि उस केस में हम क्या कर पाएंगे? उस केस में हम ज़्यादा क्रॉप नहीं ले पाएंगे। तो हम ये काम करते हैं, 3 साल के अंदर में दो क्रॉप ले लेते हैं, और बाकी का जो समय है उसमें हम सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर परसेंटेज को बचा के रखते हैं, कि ताकि फिर अगले साल 3 क्रॉप ले सकते हैं। ये ज़्यादातर ड्राई लैंड एरिया में करते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे इरीगेटेड एरिया होगा तो वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसमें डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग हमने लेना था वो हमने ले लिया, किसमें? इरीगेटेड कंडीशन के। चलिए, तो हमारे पास क्रॉपिंग सिस्टम का जो भी टाइप्स था वो समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एक बहुत शानदार सा टॉपिक जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में। हम पढ़ते हैं किसके बारे में? LER के बारे में। LER का मतलब क्या होता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जिसे हम कहते हैं भूमि समतुल्य अनुपात। क्या कहते हैं? भूमि समतुल्य अनुपात। भूमि समतुल्य अनुपात। अब अगर इस पॉइंट को आप देखोगे ना, तो आप खुद को ये कह पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो लैंड इक्विपमेंट रेशियो का मतलब होता है कि जो आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, जो आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्या वो बेनिफिशियल है? क्या वो फायदेमंद है? कैसे हम पता लगा पाएंगे कि हमारे पास लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है? कैसे हम पता लगाएंगे? जैसे मान लो आपने इंटर क्रॉपिंग लगाया, आपने सोलो क्रॉपिंग लगाया, फिर सोलो क्रॉपिंग के बाद आपने इंटर क्रॉपिंग लगा दिया। जैसे मान लो तो ये फील्ड है, ये एक फील्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप लगा हुआ है, यहाँ पे दो क्रॉप लगा हुआ है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो हमारे पास सीजन है और ये जो हमारे पास एरिया है, इसमें तो हम एक क्रॉप लगा रहे हैं,
और इसमें 2 क्रॉप लगा रहे हैं, तो क्या ये सही में बेनिफिशियल है या फिर ये बेनिफिशियल है? तो इसको निकालने के लिए, इसको समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्ली। विल्ली भी कह सकते हैं। विल्ली एक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1969 ईस्वी में क्या डिस्कवर किया था? 1979 में इन्होंने एक कंसेप्ट को डिस्कवर किया, कंसेप्ट दिया लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। दैट मीन्स कि अगर आपको पता करना है कि इंटरक्रॉपिंग आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर वो आपके लिए नुकसान है, तो इसके लिए आप एक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कंसेप्ट का अपना कर आप पता लगा सकते हो। तो ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है बेनिफिशियल है इंटरक्रॉपिंग या बेनिफिशियल नहीं है इंटरक्रॉपिंग, इसके बारे में जांचने के लिए। जैसे सिंपल है भैया, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना अभी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। तो इंटरक्रॉपिंग में 2 क्रॉप आपने लगाया है, तो 2 क्रॉप जब आप लगा रहे हो, मल्टीपल क्रॉपिंग में भी क्या हो रहा है, वहीं 2 क्रॉप लगा रहे हो, एक फील्ड में लगा रहे हो। तो जब 2 क्रॉप आप लगा रहे हो तो क्या सच में वो एडवांटेज देकर जाएगा, सच में वो फायदा देकर जाएगा या कोई निगेटिव पॉइंट देके जा रहा है? तो इस चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आया, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं LER, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जो किसने दिया था? विल्ली ने दिया था। कब दिया था? 1979 में दिया हुआ था। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर इन्होंने बताया कि अगर LER 1 से ज़्यादा है तो आप समझना कि आपका जो क्रॉप है वो बेनिफिशियल है। LER अगर 1 पे है तो समझना न्यूट्रल है। LER अगर 1 से कम है तो समझना कि आपका जो इंटरक्रॉपिंग है वो बेनिफिशियल नहीं है, आपका इंटरक्रॉपिंग बहुत निगेटिव में जा रहा है, चूँकि 2 क्रॉप आप लगा रहे हो तो आपका बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से इन्होंने क्या दिया, एक फार्मूला दिया। अब इस फार्मूले को हम कैसे फिट करते हैं, कैसे हम समझते हैं, इसको देखते हैं। LER आप सबको पता है, LER किसने दिया था? विल्ली ने दिया था, 1979 में दिया था। LER का मतलब क्या होता है? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, भूमि समतुल्य योग। ठीक है। अब इसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया कि LA, ए यहाँ पे जो है ना, ये याद रखिएगा, ये इंटरक्रॉपिंग सोल क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग दोनों के लिए। तो LA और LB यानी कि लैंड ए और लैंड बी को हम आपस में जोड़ देते हैं। लैंड ए मतलब जहाँ पे आप सोलो क्रॉपिंग लगा रहे हैं, लैंड बी मतलब जहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, लैंड बी का मतलब होता है कि जहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, तो इंटरक्रॉपिंग लगा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक जहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉप लगा हुआ है और जहाँ पे 2 क्रॉप लगा हुआ है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस बेसिस पे कह पाएंगे? तो उसको समझने के लिए कंसेप्ट आया LER। तो LER बराबर क्या हो जाएगा? LA यानी कि लैंड ए और लैंड बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों क्रॉप है जो इंटरक्रॉपिंग को हम लगाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन के लिए हम जोड़ सकते हैं, A प्लस बी जोड़कर आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे समझते हैं। LA का मतलब होता है कि यील्ड ऑफ ए इन इंटरक्रॉप, मतलब जो ए मतलब फील्ड ए का जो यील्ड है ना, वो इंटरक्रॉप में क्या है, 2 क्रॉप जब आप लगा रहे हो उसका यील्ड क्या हो रहा है। दूसरा, यील्ड ऑफ ए इन सोलो क्रॉपिंग, जब आपने ए क्रॉप लगाया उसका यील्ड क्या है, मतलब समझ में आ गया। जब हमने इंटरक्रॉपिंग लगाया उसका यील्ड क्या है, जब हम सोलो क्रॉपिंग लगा रहे हैं उसका यील्ड क्या है। क्लियर है। अब हमारे पास आता है बी। तो बी का मतलब है कि इंटरक्रॉपिंग में बी का यील्ड क्या है। अब जब हम सोलो क्रॉपिंग लगा रहे हैं तो उसमें बी का यील्ड क्या है। क्लियर है। इतना तो आपको क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा इजी और हम बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो ये फील्ड है, ये और एक ये फील्ड है और ये फील्ड है। तो ये ए फील्ड है, ये बी फील्ड है, ठीक है, और ये ए बी फील्ड है, ए प्लस बी फील्ड है। ठीक है, यहाँ इंटरक्रॉपिंग लगा रहे हैं। तो ए क्रॉपिंग का हमने पता चला कि ए क्रॉपिंग जब हम लगाते थे ना, सोलो क्रॉपिंग कोई भी क्रॉप, मान लो राइस लगाया आपने तो 10 कुंटल आता था। क्लियर है। राइस के साथ दूसरा कोई क्रॉप लगाते थे ना उसके साथ, तो इसका बी मतलब समझ लेते हैं कि 20 कुंटल आया। अब जब आपने दोनों को एक साथ लगा दिया तो कितना कुंटल आया, और दोनों को कंपैरिजन करके जोड़ना है, देखना है कि कितना हमारे पास यहाँ पे कुंटल प्रोडक्शन हुआ है। और एक चीज याद रखेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं देखेंगे, सिर्फ हम प्रोडक्शन ही नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि इसने 1 हेक्टेयर में या 1 हेक्टेयर में इतना कुंटल किया है, 2 हेक्टेयर में इतना कुंटल प्रोडक्शन किया है। लेकिन जब दोनों को साथ में लगा रहे हैं तो कम हेक्टेयर में ये उतना कुंटल प्रोडक्शन कर दिया। आखिर कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। जैसे हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लेते हैं कि 2 क्रॉप है, क्रॉप ए क्रॉप बी इन सोल क्रॉपिंग, तो वहां पे प्रोडक्शन दे रहा है 20 और 15। समझना, एक ये क्रॉपिंग एक ये क्रॉपिंग, ये जब हम क्रॉप लगाया हमने तो ए क्रॉप 20 कुंटल दिया, बी क्रॉप 15 कुंटल दिया, सिंपल। फिर जब हम दोनों को एक साथ लगाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों को एक साथ लगा रहे हैं, तो उसमें हमारा कितना आया, एक 18 कुंटल आया और एक 12 कुंटल आया। ठीक है, समझ में आ गया।
ए का कितना आया 18 कुंटल और यहाँ पे 12 कुंटल। तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो 20 कुंटल हो रहा था, यहाँ 18 कुंटल कैसे हुआ, तो ये तो नुकसान हो गया। नहीं, ये नुकसान नहीं हुआ। 1 कुंटल के लिए 20 कुंटल के लिए आपने इतना एरिया अकेला यूज किया था, इसके लिए अकेला यूज किया था तो 2 एरिया यूज कर लिया ना। आपने एक ही हेक्टेयर में 2 क्रॉप यूज कर लिया, यहाँ पे 2 हेक्टेयर यूज करना पड़ा। तो इसलिए हम समझ लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब जैसे अपन इक्वेशन बैठा देते हैं। अपन इक्वेशन क्या था, अपन का इक्वेशन था, एक मिनट, अपन का इक्वेशन था कि एल्ड ए प्लस इंटरक्रॉपिंग। तो एल्ड ए का इंटरक्रॉपिंग पहले देखते हैं। किसका देखते हैं, एल्ड ए का इंटरक्रॉपिंग देखते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग में इसमें बात करें कि ए का इंटरक्रॉपिंग कितना है, इंटरक्रॉपिंग ना कि सोल क्रॉपिंग। तो ए का इंटरक्रॉपिंग हमारा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो इंटरक्रॉपिंग पहले लिखेंगे, क्लियर है। चलिए उसके बाद समझिएगा पहले गौर से। उसके बाद है कि सोलो क्रॉपिंग में कितना प्रोडक्शन हुआ है, सोलो क्रॉपिंग में कितना प्रोडक्शन। तो ए का सोलो क्रॉपिंग में कितना हुआ, 20 हुआ ना भाई, 20 ये हो गया। प्लस हमें करना है, ए प्लस बी करना था, तो हमें क्या प्लस करना है कि ए का इंटरक्रॉपिंग में कितना हुआ। तो ए का फिर अब बी का देखते हैं, किसका देखते हैं, बी का देखते हैं। तो बी का इंटरक्रॉपिंग में 12 हुआ, कितना हुआ, 12 क्विंटल हुआ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का इंटरक्रॉपिंग में तो हमने 12 देख लिया। अब बी का सोलो क्रॉपिंग में कितना होगा, तो सोलो क्रॉपिंग में हमारे पास कितना था, सोलो क्रॉपिंग में हमारे पास 18 था। अच्छा 12 18 ये हो गया। सोलो क्रॉपिंग में हमारे पास 15 था, कितना था, 15 था। अब इसमें जो इक्वेशन आएगा, जो निकलेगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कटा कर, गुना करके, भाग करके बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 आया, 9 दूना 18, यहाँ पे 10 आता है, 10 दूना 20। इसको हम कटाएंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ है कि कितना हो जाएगा, 4 3 जा मतलब 12 हो जाएगा, 4 दिए 12, और यहाँ पे 5 दिए 15 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 0.8 आएगा, यही आएगा। अब इस दोनों को हम जोड़ते हैं, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 1.7% आता है। डैट मीन्स आपका एक से ज़्यादा इंटरक्रॉप, मतलब एलईआर है। एलईआर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बेनिफिशियल है। यानी कि एक फील्ड के अंदर में जब हम 2 क्रॉप लगा रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। अब अगर एक से कम आता तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, आपको इक्वेशन भी दे दिया। इक्वेशन पे रख कर इसको आपको बनाना है कि कैसे बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ मेज और मूंग जब हम साथ में ग्रो करते हैं तो प्रोडक्शन इतना के रिस्पेक्ट में आता है, जब हम सोल क्रॉपिंग करते हैं तो इतना के रिस्पेक्ट में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन आपको लगाना है, फार्मूला लगाना है, आपसे सही हो जाएगा। बताओ ये फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसे निकलता है सोलो क्रॉपिंग और कैसे निकलेगा इंटर क्रॉपिंग। तो इसके फार्मूला को बहुत जल्दी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे एलईआर क्या है, कोई पूछे एलईआर क्या है, तो एलईआर ये है जो ये बताता है कि जब आप इंटर क्रॉपिंग कर रहे थे, जब आप सोलो क्रॉपिंग कर रहे थे, फिर जब आपने इंटर क्रॉपिंग करना स्टार्ट किया, उस जमीन में 2 क्रॉप लगाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या सच में फायदा है या नहीं है। सिंपल वे में समझे तो हम समझ सकते हैं कि जब हम सिंगल पढ़ते थे और जब हम दोस्त के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या दोनों में फायदा है या नहीं है। तो हम बैठ के क्या देखेंगे, समय देखेंगे, उसके साथ किए हुए जितने भी होमवर्क है उसको देखेंगे। अगर हमें लगेगा कि एक से प्लस बेनिफिट हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलईआर बढ़िया हो जाएगा। और एलईआर बढ़िया नहीं होगा तो हम समझेंगे कि हम निगेटिव में जा रहे हैं। तो एलईआर कुछ नहीं करता, सिर्फ हमें ये बताता है कि आपने जो इंटरक्रॉपिंग, आपने जो सोलो क्रॉपिंग दोनों प्रक्रिया कर रहे थे उसमें कितना बेनिफिशियल हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है, तो आप जरूर इसको बनाइएगा कि आपका कितना आंसर आया। और बनाकर, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर रुक कर बनाकर आप कमेंट में आंसर दे देना। चलो, अब एक हमारे पास टॉपिक आता है, हालांकि इसको अपन स्टार्टिंग में पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पढ़ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब हम सब जानते हैं, क्रॉप को रोटेट करना। देखो, एक होता है क्रॉप रोटेशन, एक होता है लैंड रोटेशन। ये जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम लैंड को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्रॉप हमारा सेम रह रहा है, अलग अलग जगहों पे हम जा के फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि इस साल हमने अलग क्रॉप लगाया, अगले साल हम अलग क्रॉप लगाएंगे, और इस तरह से जो रोटेशन चल रहा है इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पे फसलों को अदल बदल कर बोना, किसी मिट्टी के उपजाऊ, जिससे उसके मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को कम किए बगैर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम फसल चक्र कहते हैं। देखो, फसल चक्र का अपना एक प्रिंसिपल होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि
क्रॉपिंग पैटर्न का अपना एक प्रिंसिपल है, क्रॉपिंग सिस्टम का अपना एक प्रिंसिपल है, क्रॉपिंग जब इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं उसका एक अपना प्रिंसिपल है। उसी तरह से यहाँ क्रॉपिंग रोटेशन का एक अपना सिस्टम है। जैसे क्रॉपिंग रोटेशन इन द practice of the growing of a series of different type of the crop in the same area या same land across the sequence of growing the season। अब इससे क्या होगा, क्रॉपिंग जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है, तो डिजीज को फ्री करना, न्यूट्रिशन को लॉस नहीं करना, न्यूट्रिशन को बढ़ाना। जैसे इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, जैसे अभी पढ़ लेते हैं कि इसका क्या क्या प्रिंसिपल होता है। तो फसल चक्र के एक प्रिंसिपल की बात करें तो पहला होता है कि पहले सैलो रूटेड लगाओ फिर डीप रूटेड क्रॉप लगाओ, पहले सैलो रूटेड क्रॉप लगाओ फिर डीप रूटेड क्रॉप लगाओ। मान लो आपने खरीफ में सैलो रूटेड लगाया है तो रबी में डीप रूटेड लगा दो, आपने रबी में डीप रूटेड लगाया है तो सैलो रूटेड लगा दो। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से कुछ नहीं होगा। सैलो रूटेड का मतलब है कि रूट उसका नजदीक में ही रहेगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। अब जब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा तो ऊपर का न्यूट्रिएंट उसने खाया है अभी तक, डीप लगाएंगे तो वो नीचे का न्यूट्रिएंट खाएगा। जैसे मान लो ये सैलो रूटेड है तो इसके आसपास का न्यूट्रिएंट इसने खाया, लेकिन जैसे इसे डीप में हम लगाएंगे तो डीप के न्यूट्रिएंट यानी कि नीचे वाला न्यूट्रिएंट को इसने क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब इसको ऊपर के न्यूट्रिएंट से मतलब ही नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहला बेनिफिशियल हो जाएगा और सबसे पहला प्रिंसिपल हो जाएगा कि आप क्या करोगे, सैलो रूटेड के बाद आप डीप रूटेड लगाओगे। दूसरा, हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो क्रॉप ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट करता है उसके बाद लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप को लगाओ। पहले ऐसा क्रॉप लगाओ जो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कर रहा है। जैसे मान लो एग्जॉस्ट क्रॉप, बताया था हमने एग्जॉस्ट क्रॉप क्या होता है, एक ऐसा क्रॉप जो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाता है। जितने भी क्रॉप होते हैं, जितने भी फील्ड क्रॉप होते हैं, वो जब एग्जॉस्ट क्रॉप होता है। एग्जॉस्ट क्रॉप का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि घर में बैठे हुए बेरोजगार, जैसे जो आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जो भी चीजें पापा ला रहे हैं, भाई ला रहे हैं, उस चीज को जो कमाया हुआ चीज है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसा चीज लगाए जो ज्यादा एग्जॉस्ट क्रॉप नहीं होगा, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली क्रॉप, तो उस केसेस में हमारे पास क्या होगा, उस केसेस में होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा। तो इस केसेस में क्या होगा कि जिसने नाइट्रोजन लिया था वो दूसरा क्रॉप आकर उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया, तो मिट्टी का फर्टिलिटी रेट क्या होगा, बढ़ा, मतलब एक मेंटेन रहा। दूसरा, मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप वही है, लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप तो ये न्यूट्रिएंट से रिगार्डिंग है। हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, जब ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप पहली बार लगा रहे हो तो बाद में लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप लगाओ, नहीं तो फील्ड में फिर वो चीजें नहीं रह पाएगी, वो स्मूथली और सिक्वेंशियल नहीं चल पाएगा। दूसरा, कोशिश करो कि इसमें लेग्यूम्स क्रॉप को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि लेग्यूम्स क्रॉप आपको पता है फर्टिलिटी रेट बढ़ाता है। क्यों, तो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। शुड बी द ग्रो डिफरेंट नेचर ऑफ द क्रॉप फॉर द इंसेक्ट, मतलब एक ऐसा क्रॉप लगाओ जो अलग अलग नेचर के होते हैं, जिसके लिए इंसेक्ट और पेस्ट के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो, अलग अलग नेचर का हो। ऐसा ना हो कि जैसे उस पेस्ट को जो नेचर चाहिए उसी तरह का आपने क्रॉप लगा दिया, तो उस चीज पे क्या होगा, पेस्ट का अटैक हो जाएगा। दूसरी बात, द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड बी नोट बी द ग्रो इन द सक्सेशन बिकॉज दे दे एक्ट लाइक द अल्टरनेट होस्ट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज पैथोजेंस। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी आप क्रॉप लगाओ ना, बाद में मतलब रोटेशन करो, तो कोशिश ये करो कि जो क्रॉप आपने पिछली साल लगाया था ना, उस क्रॉप का मतलब उस फैमिली का कोई दूसरा क्रॉप नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होते हैं ना, ऐसे पेस्ट होते हैं जो अल्टरनेट होस्ट पे जाकर पेस्ट अटैक कर देता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर उसी फैमिली का हमने कोई क्रॉप लगा लिया, तो अगर उस इंसेक्ट को वो राइस नहीं, जैसे मान लो कि वीट पे लगने वाला कोई भी इंसेक्ट है, अब हमने वीट के साथ साथ उसी फैमिली के साथ अगला जो हमने क्रॉपिंग लिया उसी फैमिली के रिगार्डिंग में ले लिया, तो अब इंसेक्ट आएगा तो कहेगा कि चलो अभी इसी पे काम चलाते हैं, फिर अगला सीजन तो ये आने ही वाला है। तो उस केसेस में क्या होगा, हमारे पास पैथोजन और डिजीज का ज्यादा अटैक हो जाएगा। एक होता है 3 से 4 सीजन क्रॉप रोटेशन देन इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। 3 से 4 सीजन मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 3 से 4 सीजन रोटेट करते जा रहे हो, पहला दूसरा क्रॉप लगा दिया, तीसरा क्रॉप, चौथे क्रॉप, तो इस केसेस में आप देखोगे कि आपका जो पेस्ट इंसेक्ट था वो बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। क्या हो चुका है, बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। तो क्रॉप रोटेशन का ये प्रिंसिपल होना चाहिए। सबसे पहला पढ़ देते हैं फिर से, सैलो रूटेड के बाद डीप रूटेड, हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के बाद लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप, हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप के बाद लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, शुड बी इन्वॉल्व लेग्यूम्स क्रॉप, शुड बी ग्रो डिफरेंट नेचर ऑफ क्रॉप फॉर द इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, द क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली डू नॉट कंसीडर। उसके साथ साथ 3 से 4 सीजन के बाद जब क्रॉप रोटेट करते हो तो पेस्ट कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। अब देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ से क्रॉपिंग सिस्टम को मतलब ये क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं
यहाँ पे रुकता हूँ, कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि 19 मिनट हो गया या 30 मिनट हो गया। इसका मतलब ये है कि जितना मैंने पढ़ाया ना एक बार पढ़ लेना और जो इक्वेशन दिया है उसको बनाना, और इसके बाद का जो सेशन पढ़ेंगे ना जिसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी को पढ़ेंगे, डेंसिटी को पढ़ेंगे, पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ट्रिकी हो सकता है। तो उसको ना एक फ्रेश वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझेंगे, ए टू जेड को समझेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना। एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना, यकीन मानो पहली बार अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार अगर 3 बार देखते हैं तो हमें अल्टीमेट वो समझ में आ ही जाता है। तो कोशिश करो कि उसको दोबारा फिर से पढ़ो और दोबारा समझने का प्रयास करो। फिर भी अगर 1% भी डाउट, मैंने तो 100% अपना दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी सही से हमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ-साथ व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है, वहाँ से आप मैसेज करके कमेंट आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है तो रिगार्डिंग द दिस सेशन, ठीक है? बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको परेशान नहीं होना है, इंग्लिश भी समझना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ज़्यादा इंग्लिश ही बोल रहे हैं, आता इंग्लिश किसी को नहीं है, लेकिन इंग्लिश इतना आ जाए जिससे हमारा एग्ज़ाम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। तो कोशिश करना कि अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दिया करना, और उसके साथ-साथ कोई भी टॉपिक हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर दिया करना। बाकी हम मिलते हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। कल हम क्या करेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी, और उसके साथ-साथ कुछ नए डेटा के साथ हम कल की क्लास अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें कराई गई है उसको नोट्स ज़रूर बनाएँगे और उसके साथ-साथ इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।